दोस्तों 30 साल पहले हमारी सड़कों पर मारुति 800 जैसी कार्बोरेटर वाली गाड़ियां चलती थीं और आज हम TGDI इंजन और EVs की बात करते हैं। पिछले 3 दशकों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक गजब का रिवॉल्यूशन आया है। इंजन बदले, डिज़ाइन बदली, फीचर्स और कस्टमर्स का प्रेफरेंस भी बदल गया है। 1990s से लेकर 2020s तक कौन सी गाड़ियां छाई रहीं, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट कैसे शुरू हुआ और भविष्य में क्या होने वाला है, आज हम इस कहानी के एक फ्लैशबैक में चलेंगे। तो आइए चलते हैं 30 साल पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटो टॉक्स, जहां हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स में आप अपने ओपिनियन भी रख सकते हैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 1990s में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत की बहुत ही साधारण थी। उस वक्त सड़कों पे मारुति 800, प्रीमियर, पद्मिनी और एम्बेसडर जैसी क्लासिक गाड़ियां हुआ करती थी। मारुति 800 उस दशक की बेस्ट सेलिंग कार थी। 1990 से 99 तक इसकी 2.5 मिलियन यूनिट्स बिकी थी और उस समय मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर इंडिया में 62% था और इसकी वजह थी इस गाड़ी का मास मार्केट के लिए एकदम सूटेबल होना, यानी कि कीमत। केवल 2 लाख के अंदर ही ये गाड़ी आपको मिल जाती थी। हालांकि 2 लाख उस समय बहुत मायने रखते थे। इन गाड़ियों में कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। कार्बोरेटर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो फ्यूल एयर मिक्सचर को इंजन में भेजता है। मारुति 800 का 796 सीसी वाला 3 सिलेंडर इंजन केवल 37 bhp प्रोड्यूस करता था और उस गाड़ी की फ्यूल इफिशिएंसी आज की गाड़ियों की तरह हाई फाई नहीं हुआ करती थी। मामूली 12 से 15 किलोमीटर पर लीटर ही हुआ करती थी और कार्बोरेटर की वजह से इन गाड़ियों को बार बार ट्यून अप करना पड़ता था। और हाँ, उस समय की गाड़ियाँ प्रदूषण भी खूब फैलाती थीं। मान के चलिए कि CO2 इमिशंस लगभग 150 ग्राम पर किलोमीटर के आसपास हुआ करता था। हालांकि उस वक्त भारत में केवल 5 मिलियन गाड़ियाँ ही रजिस्टर्ड थीं और सड़कें भी बिल्कुल सीमित हुआ करती थीं। 1995 में अपने देश में केवल 2000 किलोमीटर ही हाईवेज हुआ करते थे और सेफ्टी का कोई कंसेप्ट नहीं था। ना एयर बैग्स, ना ABS और ना EPS, कुछ नहीं। लेकिन 1990s के लास्ट फेज में बदलाव की हवा चली और इसकी शुरुआत की हुंडई ने। 1998 में हुंडई ने सेंट्रो को लॉन्च करके फीचर्स की क्रांति ला दी, जिसमें पावर स्टीयरिंग और एयर कंडीशनिंग जैसे फीचर्स एक आम कार बायर के लिए अवेलेबल हुए। फिर आया 2000 का समय। इस समय ऑटो इंडस्ट्री में बड़े बदलाव आए। कार्बोरेटर की जगह MPFI टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से ले ली। MPFI यानी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी ने गाड़ियों के फ्यूल इफिशियंसी को बढ़ा दिया। जहां 12-15 का एवरेज मिलता था, अब गाड़ियां आराम से 18, 19, 20 तक का एवरेज देने लगी। 2005 में लॉन्च हुई उस दशक की बेस्ट सेलिंग कार यानी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। केवल 4 सालों में यानी 2005 से 2009 तक मारुति ने इसकी 4.5 लाख यूनिट सेल कर दी। ये एक पावरफुल पेट्रोल इंजन के साथ आती थी और एक प्रीमियम ऑफरिंग बन गई थी उस समय। इसकी हैंडलिंग भी कमाल की हुआ करती थी और यही कारण है कि एक ऑलराउंड पैकेज साबित हुई। छोटी गाड़ियों के मुकाबले इसका माइलेज तो बेहतर था ही और ये कार्बन इमिशंस भी कम करती थी अगर हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें। स्विफ्ट के ही सक्सेस को देखते हुए हुंडई ने भी 2007 में अपनी फीचर पैक्ड हैचबैक यानी i10 को लॉन्च किया था। पावर और पिकअप के मामले में i10 स्विफ्ट के मुकाबले कम थी क्योंकि ये केवल 1.1 लीटर के 66 HP वाले इंजन के साथ आती थी। इस इंजन का नाम था IRDE, लेकिन फिर भी अपनी डिज़ाइन और फीचर्स की वजह से ये गाड़ी काफ़ी सक्सेसफुल मानी जाती है। कुछ फीचर्स जैसे इलेक्ट्रिक ORVMs और रियर डिफॉगिंग इस गाड़ी ने पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था मास मार्केट गाड़ियों में। और इसी दशक में अंत में कॉम्पैक्ट SUVs का सेगमेंट भी इंडिया में शुरू हो गया था। हालांकि रियल SUVs जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो 2002 में ही लॉन्च हो गई थी, लेकिन जो अट्रैक्शन इन छोटी SUVs ने गेन किया वो उन बड़ी SUVs के पास नहीं था। जैसे 2010 में लॉन्च हुई रेनो डस्टर को ही देख लीजिए। वो गाड़ी लॉन्च होते ही एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर दी और उसी को देखकर और भी कंपनीज उस सेगमेंट में बढ़िया गाड़ियां लॉन्च करने लगी। हालांकि रेनो डस्टर भी कोई फ्लॉप कार नहीं थी। हैंडलिंग, इंजन परफॉर्मेंस और रोबस्टनेस के मामले में वो गाड़ी आज भी सेगमेंट की बेस्ट गाड़ी मानी जाएगी। उसका 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन जो कि 85 PS या 110 PS की पावर प्रोड्यूस करता था, वो एक रिलायबल और बेहतरीन इंजन था। डस्टर की 5 सालों में यानी 2010 से 2015 तक लगभग 2 लाख यूनिट्स सेल हुई थी। और हाँ, 2000 का ही वो दशक था जिसके शुरुआत में धीरे धीरे लोगों को सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस आ रही थी। इसीलिए गाड़ियों में ड्राइवर साइड एयरबैग आने लगे थे। गाड़ियों की संख्या भी अब तेजी से बढ़ने लगी। जहां 2000 में केवल 7 मिलियन गाड़ियां, वहीं 2010 तक ये संख्या 20 मिलियन तक पहुंच गई। इसके बाद आता है 2010 का वो दशक जब ऑटोमोबाइल कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस पूरी तरह बदल गया और टेक्नोलॉजी ने
कब्जा कर लिया गाड़ियों पे। यही वो समय भी था जब एसयूवीज ने पूरी तरह अपनी पकड़ बना ली। ध्यान रखिएगा 2010 में केवल 10% गाड़ियां ही एसयूवीज हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे दशक आगे बढ़ा हैचबैक और सेडान से फोकस हट के एसयूवीज पे शिफ्ट हो गया। और इसकी एक खास वजह थी लाइफ स्टाइल में चेंज। लोगों को अब नीची गाड़ियां नहीं पसंद थी, लोगों को ऊंचा बैठना पसंद था, उन्हें रोड प्रेजेंस अच्छा चाहिए था, खराब रोड में भी बिना स्ट्रगल किए वो गाड़ियां चल सकें और उनका स्टेटस भी मेंटेन हो, ऐसी गाड़ियां पॉपुलर होने लगी। और यही कारण था कि 2018 तक ये एसयूवी का शेयर 25% हो गया। अब इंजन्स MPFI से भी आगे बढ़कर GDI बन गए, यानी गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, और उसमें अगर टर्बो हो तो क्या कहना। याद कीजिए कैसे फोर्ड इको स्पोर्ट का 1 लीटर TGDI इंजन परफॉर्मेंस के मामले में एक नायाब उदाहरण बन गया। इसी दशक में हुंडई ने अपनी सबसे फेमस एसयूवी क्रेटा भी लॉन्च की 2015 में, और 2015 यानी आधे दशक पे लॉन्च होने के बाद भी ये गाड़ी उस दशक की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन के आई, जिसकी 2015 से 2019 तक लगभग 4.8 लाख यूनिट्स बिकी थी। महिंद्रा और टाटा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपनी इंजन टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और फीचर्स को बिल्कुल पैक कर दिया अपनी गाड़ियों में, और यही कारण था कि महिंद्रा और टाटा जो काफ़ी नीचे हुआ करते थे लिस्ट में, वो धीरे धीरे हुंडई को टक्कर देने लगे। और इसी दौरान टाटा ने वो कमाल कर दिया जो आज सेफ्टी की नींव माना जाता है, यानी 2010 में टाटा नेक्सॉन का 5 स्टार डिक्लेयर होना ग्लोबल एनकैप में। ये भी ध्यान दीजिए कि 2020 के अंत तक भारत में रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या 55 मिलियन पहुंच गई। फिर आता है 2020 का दशक, जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने और साथ साथ देश की हर इंडस्ट्री ने कोविड की मार झेली, लेकिन ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पीछे नहीं हटी। इसने कम बैक किया अपनी ईवीज के साथ। भारत में 2020 में टाटा नेक्सॉन ईवी लॉन्च हुई थी, जो कि आज तक एक पॉपुलर ईवी बनी हुई है। हालांकि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली जो होनी चाहिए थी। हम आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत पीछे हैं। हमारे पास आज भी पूरे देश में केवल 30,000 के आसपास चार्जिंग स्टेशन हैं, जो कि बहुत कम है। जहाँ तक मेरा मानना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का और गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में है। हालांकि जो वो मिस कर रहे हैं वो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें इस ट्रांजिशन के फेज में सबसे ज़्यादा फोकस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे करना चाहिए। हालांकि महिंद्रा की BE6 और XEV9 जैसी गाड़ियां जो कि कमाल की रेंज ऑफर कर रही हैं, वो एक प्रॉपर ईवी उदाहरण बन के उभर गई हैं। बात करूं मार्केट शेयर की, तो अब प्रॉपरली ऐसा लगता है कि एसयूवीज ही अपने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं, जहां लगभग 50% के आसपास गाड़ियां एसयूवीज सेल हो रही हैं। पिछले 2-3 साल ऐसे रहे हैं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने ADAS जैसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी देखी, और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ऑटोनोमस ड्राइविंग भी रियलिटी बन जाए। इसी दौर में हमने भारत के अपने खुद के क्रैश टेस्ट एजेंसी को देखा, यानी B&CAP, जिसने अब तक सभी टेस्टेड गाड़ियों को पता नहीं कैसे 5 स्टार दे दिया। क्या वो सारी 5 स्टार हैं? क्या अगर वो ग्लोबल एनकैप में टेस्ट होती तो भी 5 स्टार ही लाती? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बात करूँ फ्यूचर की, तो 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 30% गाड़ियां जो कुछ सेल होंगी वो ईवीज होनी चाहिए, और इसके लिए लगभग 1.5 मिलियन नए ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। और हाँ, 2030 तक लगभग 70% गाड़ियां कनेक्टेड और वॉइस फीचर्स के साथ, यानी वॉइस असिस्टेंट फीचर्स के साथ आने लगेंगी। आते अभी भी हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कम है। फ्यूचर में बेस मॉडल से ये फीचर्स शुरू होने लगेंगे। आने वाले समय में हमें मास का कंसेप्ट भी और प्रचलित होता दिखेगा। मास यानी मोबिलिटी एज ए सर्विस, जहां लोग अपनी गाड़ियां खरीदने के बजाय गाड़ियां शेयर करने पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। ये कितना सक्सेसफुल होगा ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया है अगर हमें कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ना है तो। दोस्तों, इस वीडियो में अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँ तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास एक प्राइमरी गाड़ी है जो IC इंजन बेस्ड है, तो आप अपनी सेकेंडरी गाड़ी एक EV ले सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप उससे अडॉप्ट करेंगे और फ्यूचर में प्योर EV पे शिफ्ट हो जाएंगे अपनी प्राइमरी गाड़ी में भी। लेकिन शायद अभी प्राइमरी गाड़ी एज EV रखने का समय नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।